हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे पीईटी का टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी और जीके दोनों एक साथ आपके दिए जाते हैं और जल्द ही यहाँ पर आपको पीईटी का भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, डेली टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो देखते चलिएगा। और अदर भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कवर करा देंगे और आपके थ्योरी वाले भी अदर भी आपकी क्लासें यहाँ पर चलाई जा रही हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर रात 8:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है ना। और आपकी यहाँ पर 6:30 बजे ये आपको बीएड की क्लास आपको मिलेगी शाम 6:30 बजे। और हमारा दूसरे चैनल जो आपका है, ठीक है, दूसरे चैनल जो कि गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका पेपर है ये फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ पर आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है, गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर। तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें सही शब्द कौन सा है। सही शब्द आपका कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी लोगों को जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर श्रृंगार जो लिखा जाएगा इस प्रकार से होगा, बहुत बार आपने पढ़ा भी है ना। चलिए अगला पूछा है निधन विकार। निधन विकार ये पूछा गया है कि आपका जो बनेगा किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर नि शब्द जो आया है कौन सा, तो आर वाला मतलब जो रा उड़ा है निर्विकार, अर्थात तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा निधन विकार, अर्थात ये आपका विसर्ग संधि है जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है मनाह भाव। मनाह भाव यहाँ पर ये भी विसर्ग संधि है। अब यहाँ पर देखो जो आपका विसर्ग है ना, विसर्ग हटाएंगे तो ओ की मात्रा आपकी आती है, एक रूल होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी मनोभाव बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं काफ़ी लोगों के यहाँ पर सी मनोभाव। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है सज्जन का संविच्छेद क्या होगा। सज्जन, और यहाँ पर जब डबल आपके एक ही जैसे होते हैं तो एक जो आपका होता है वह आधा वाला शब्द वो आपका ता में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका बनेगा सतधन जन। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सतधन जन बनेगा। अगला पूछा गया है मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली, है ना, के समान। हमने आपको बताया था कि जब भी किसी भी समास में के समान मिल जाए, के समान मिल जाए, या कह सकते हैं महा, है ना, महा शब्द मिल जाता है या रूपी शब्द मिल जाता है, वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्मधारय समास में उप में उपमान होता है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का समाहार। जो 5 वृक्षों का समाहार होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं दिया गया है, तो आपका दिया गया बहुव्रीहि समास। क्या दिया है, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास किस प्रकार से लगाएंगे, हमने बताया था कि एक विशेष अर्थ निकल आता है पंचवटी में, 5 वृक्षों का समाहार। पंचवटी कहाँ कहा गया, कहाँ को कहा गया है, जहाँ पर सीता जी आपकी रुकी थी ना, रावण जब हरण करके ले गया था सीता जी, तो इसीलिए तो पंचवटी बोला गया है। अदर आप अपने गांव में क्या पंचवटी बोल देते हो, नहीं बोलते हो ना, तो इस कारण कह सकते हैं एक विशेष अर्थ निकाल देता है, इस कारण ये पंचवटी हो जाता है। वैसे आपका मुख्यतः इसमें कौन सा है, संख्यावाची है, तो आपका द्विगु समास होता है। लेकिन हमें बताया है कि समास आपके हमेशा क्या होते हैं, ऑप्शन के अनुसार लगाए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है वानर का तद्भव रूप क्या है। वानर का तद्भव रूप, और तत्सम तद्भव में हमने आपको बताया था कि तत्सम में आपका वह होता है, लेकिन तद्भव में यही ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो वानर जो आपका होता है क्या होता है, बंदर। बंदर कौन सा, ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका बंदर बन जाएगा। क्लियर है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए दर्शन का तद्भव रूप क्या है। दर्शन का तद्भव रूप, दर्शन, तो दर्शन का तद्भव रूप होता है दर्शन, लेकिन किस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दर्शन इस प्रकार से होगा, बी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, देखो पर्यायवाची कह सकते हैं आपका है, कटक का जो अर्थ है वो आपका क्या होता है। चलिए कटक का अर्थ क्या होता है, कटक का क्या अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए कटक मतलब क्या होता है, काटना होता है, या कीट होता है, या सेना होता है, या सरपट होती है। चलिए बहुत अच्छे जवाब आने शुरू हो गए, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका बनेगा सी, कटक मतलब सेना का पर्यायवाची भी होता है और एक आपका अर्थ भी हो गया। अगर अर्थ है तो आपकी पर्यायवाची भी होगी, बात तो वही हो गई ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कटक आपका सेना। अगला है खग्रास। खग्रास मतलब क्या होता है,
खग्रास का मतलब अर्थ होता है पूरा, है ना, पूर्ण। और पूर्ण चाहे आपका सूर्य ग्रहण हो, चाहे पूर्ण आपका चंद्र ग्रहण हो, मतलब खग्रास मतलब होता है संपूर्ण सूर्य ग्रहण या संपूर्ण चंद्र ग्रहण, मतलब पूरा चंद्र ग्रहण, है ना, पूरा जो होता है पूर्ण रूप से। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है पानी का एक अर्थ जल होता है, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ खोजिए। देखिए आपने पढ़ा होगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। मानुष मतलब क्या होता है, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। तो आपको पता चल गया कि पानी का एक अर्थ जल होता है तो दूसरा अर्थ ये भी होता है सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होता है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला पूछा गया है कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र में क्या होता है, कुरुक्षेत्र को बोलते हैं रण क्षेत्र, रण क्षेत्र हो जाता है। याद रखिए युद्ध क्षेत्र वो होता है, आप लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हो लेकिन होता है रण क्षेत्र, है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर रण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पर आपका मई होता है, क्षिति होता है, मेदिनी भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका देख सकते हैं अंबर, अंबर नहीं होता। अंबर तो भाई आकाश का होता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर अंबर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पुष्प का पर्यायवाची आपका प्रसून होता है। क्या होता है भाई, पुष्प का प्रसून भी होता है, और भी क्या होता है, पदम भी होता है। ठीक है, पदम होता है, नहीं पदम नहीं होता है, पदम नहीं होता है। यहाँ पर सुमन होता है, कुसुम होता है, लेकिन पदम नहीं होता है ना। पदम किसका होता है, पदम होता है लक्ष्मी का। याद रखिए पदम होता है किसका होता है, ये होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची। लक्ष्मी के पर्यायवाची चंचला भी होता है, हरिप्रिया भी होता है, कमला भी होता है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पर आपके विलोम शब्द आपके दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही युग्म आपको बताना है। प्राचीन का बताना है विलोम शब्द क्या बनेगा, प्राचीन का विलोम, प्राचीन का विलोम क्या होता है, क्या होता है भाई, हमने बताया भी है। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी अर्वाचीन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, तो हमने बताया था कि नेगेटिव सेंस में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला, है ना, और ना उपकार मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा विनीत। विनीत, यहाँ पर विनीत मतलब क्या होता है भाई, विनीत मतलब होता है सीधा साधा, है ना, यही तो बात होगी ना। विनीत मतलब होता है सीधा साधा। अब इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा हरामी टाइप का हो गया, मतलब कह सकते हैं उग्र टाइप का हो गया। तो यहाँ पर विनीत का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है। देख लेते हैं भैया कौन सा वाक्य दिया गया है। कह रहा है पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, प्रत्येक के 4 विकल्प दिए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देखो सहोदर दिया है और आपका अनोदर दिया है। इसका सही जवाब क्या बनेगा, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, हमने बहुत बार आपको बताया भी है। ठीक है, अगला दिया है जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो अनुपम बोलते हैं। याद रखिए अनुपम। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं। बताइए भाई बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, घबराते हैं या चिल्लाते हैं या पछताते हैं या शर्माते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर शर्माते हैं। अगला दिया है नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक यहाँ पर काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कटखटाना, क्या कटखना होना और चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। तो देखो नाक कान काटना, तो देखते हो ना क्लास में बोलते हैं ना कान काट दिया मतलब बहुत होशियार बच्चा है ना। चतुर होना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चतुर होना। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मतलब क्या होता है भाई, चिकना होना या समृद्ध होना या निर्लज्ज होना या भयभीत होना। तो आपका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा निर्लज्ज होना। ठीक है, अगला पूछा है पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है। पत्थर का लकीर, और भाई जो पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा अडिग होना या अमिट होना। क्या हो जाना, अमिट हो जाना। ऑप्शन सी अमिट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। कबीर की भक्ति का स्वरूप,
कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो ये आपके कैसे थे? ये आपके निर्गुण काव्यधारा के आपके थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो आपका निर्गुण था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया है जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? मतलब कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित थे। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। इसका भी जवाब हमने बहुत बार बताया, बिल्कुल इजी है। और दोनों ही प्रश्न आपकी इजी जो हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आपसे बोला है, ठीक है ना, कि जयशंकर प्रसाद का संबंध किससे है, ठीक है। और अगले प्रश्न आपका आ गया है जो कि आपका जीके से है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके होते हैं जो इकोनॉमिक्स से होते हैं। कह रहा भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति जो आपकी बनाई जाती है वो आपकी किसके द्वारा बनाई जाती है 51 नंबर में? तो मौद्रिक नीति होती है, याद रखिएगा, आपकी जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक द्वारा आपकी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक में जो खास नियंत्रण होता है, विदेशी विनिमय होता है, इन सब के नियंत्रण में नोट के अतिरिक्त रिजर्व बैंक जो आपके होते हैं। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? ए नंबर। यहाँ पर आपकी आरबीआई हो जाएगी, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा वस्तु है जो एक साथ इनकी यूज की जाती है, एक साथ इनकी आपूर्ति होती है? तो यहाँ पर देखो कह रहा है स्याही और पेन है, जरूरी है, जरूरी। यहाँ पर देखिए कह रहा है संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है, टूथब्रश और पेस्ट दिया है, ऊन और भेड़ आपका दिया है, देखो, और काफ़ी और चाय दिया है। अच्छा, कह रहे हैं जब एक मुख्य उत्पाद से 2 अधिक आपको उत्पादन प्राप्त हो। देखो इसका मतलब क्या होता है? जब एक मुख्य उत्पाद से 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं वह संयुक्त आपूर्ति कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा, ऊन और भेड़ का मांस, है ना, ऊन और भेड़ का मांस, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की दृष्टि से आपको देखना है। जैसे भैंस से क्या होता है? दूध प्राप्त होता है, मांस होता है ना, दो उत्पाद हो गए। भेड़ से क्या होता है? ऊन और मांस प्राप्त होता है ना। इस कारण से यहाँ पर भेड़ की आपूर्ति बढ़ेगी तो ऊन और मांस की भी आपूर्ति स्वतः ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपूर्ति के अकॉर्डिंग था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ऊन बढ़ेगी, है ना, भेड़ बढ़ेगा तो ऊन बढ़ेगी, ऊन बढ़ेगा तो भेड़ की मांस भी बढ़ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि मतलब क्या था। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिए कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार जो पावर जो शक्ति है, ये परम शक्ति है, वो किसके हाथ में होती है? तो देखिए आपको बताया है ना कि ये जो आपके है क्या, जनता ही मुख्य होती है ना। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वही है ना कि एक लोगों से करने से, है ना, इतनी जनता है और इतनी जनता अगर थोड़ा थोड़ा काम करेगी तो नहीं होगा। लेकिन यही जनता अचानक अगर टूट पड़े किसी भी सरकार पर तो उसकी सरकार नीचे आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर किसान ही, मतलब पूरे किसान भी एक साथ नहीं एकजुट हो रहे हैं, ना पूरे स्टूडेंट एकजुट हो रहे हैं, ना अदर सेक्टर भी कर रहे हैं, कोई उनका सपोर्ट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये चीज़ होती है ना। अगर यही एक साथ अगर उनमें आंदोलन में आ जाए तो ऑटोमेटिक इनकी खटिया खड़ी हो जाए, ठीक है। तो जनता, इनके आपको वास्तविकता शक्ति जनता के पास होती है। अगला पूछा गया है किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के गौरव होने का प्राप्त हुआ है? मतलब कह सकते हैं पहली मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो आपकी थी वो आपकी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो आपकी थी कौन? लीला सेठ, है ना, लीला सेठ थी ना पहली महिला। तो आपके कौन से राज्य में? तो आपकी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में थी। ऑप्शन राइट आपका हो जाए कौन सा? यहाँ पर सी बनेगा, जो कि आपकी 1991 में, है ना, 1991 में बनी थी। अगला पूछा गया है तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने, देखो तराइन के प्रथम युद्ध आपका है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपके 1191 में, है ना, 1191 में आपको हुआ था। और इसमें से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन यहीं एक साल बाद जो आपका युद्ध हुआ 1192 में, और इस युद्ध में रिजल्ट उल्टा हो गया, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था?
दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि आपका अंतिम समय में आपके भारत में बाबर आए थे। बाबर आए थे 1526 में युद्ध हुआ था और 1526 में युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी को हराया था। याद आ गया? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया। यह इस समय जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। हम्पी आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में है। डी नंबर कर्नाटक हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि 49वीं समांतर रेखा के द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 49वीं, देखिए 49 नंबर की जो आपकी एक रेखा है ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में होकर जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है, कनाडा है, मतलब यूएसए तथा कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच ये आपकी रेखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर, तो देखो गुरु शिखर जो आपका है ये राजस्थान में एक आपकी पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूरी पर आपके स्थित है। कुल ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कहाँ पर अरावली है। अरावली है ना राजस्थान, अरावली गुरु शिखर पर्वत। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। चलिए, ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं? मतलब ज्वारी वन जो होते हैं, ज्वारी वन को और क्या बोलते हैं? तो हमने बताया था जब दलदल में आपकी कोई भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये ज्वारी क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ के जो वनों को बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन आपके भारत में आपके जो पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदरवन के डेल्टा में, और सुंदरवन के डेल्टा में इसलिए उनको बोलते हैं सुंदरी वन भी कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा, ये आपके हमेशा, जैसे आपका पश्चिम बंगाल एरिया हो गया है ना, सुंदरवन का डेल्टा हो गया, और आपके गुजरात में ऐसे वन आपको देखने को मिलते हैं। अगला पूछा है जोग प्रपात कहाँ स्थित है? जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जोग जिसे हम लोग गरसोप्पा के नाम से जानते थे, है ना, अब महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा? 62 में बी, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? मतलब जो पौधे होते हैं, पौधे जो आपका जल अवशोषित कर लेते हैं, इनका जो जल होता है वो बाहर जो निकलता है वो किस कारण से? तो वाष्पोर्जन, है ना, जो वाष्पन क्रिया होती है, वाष्पोर्जन होता है, बिल्कुल वाष्पन नहीं बोलेंगे, इसकी जो क्रिया होती है पेड़ पौधों में, है ना, इसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यही आपका मुख्य रूप आपको हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आपका होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है? रक्त का थक्का बायोलॉजी। चलिए जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, यहाँ पर प्रयास अच्छा है और काफ़ी अच्छी तैयारी भी है। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? 64 में तो आपका एक होता है थ्रोम्बिन नामक एंजाइम। कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। देखिए यहाँ पर आपका दिया नहीं है कोई ऑप्शन में, तो देखो थ्रोम्बिन नामक एक एंजाइम होता है। थ्रोम्बिन नामक आपका एंजाइम होता है जो सहायक करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में यहाँ पर बदल देता है, तो इसके अनुसार आपका थक्का बनाने में सहायक करता है। तो देखो थ्रोम्बिन आपको रट लेना है, डायरेक्ट रट लेना है, यहाँ पर डायरेक्ट रट लेना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपका दिया नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक है किंतु विद्युत का एक खराब चालक है। मतलब ऊष्मा का, जैसे ऊष्मा मतलब समझ रहे हो कि जैसे सूर्य के सामने अगर रख दिया जाए तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन अब विद्युत अगर उसमें करंट लगाया जाए तो करंट उसमें नहीं लगेगी, है ना। वो आपका कौन सा होता है? तो आपका होता है ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका अभ्रक। ठीक है, क्या होता है? अभ्रक। चलो अभ्रक का उदाहरण बताते हैं। जैसे आपके घर पे कोई मेज होगा, है ना, तो मेज में क्या होता है? ऊपर जो चिकना चिकना सा लगा होता है ना, तो वही होता है अभ्रक, कि अगर उस सूर्य के सामने रखोगे वो गर्म हो जाएगा, है ना। कोई भी अगर मेज रखते हैं उसके ऊपर जो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा है ना। तो आपका कह सकते हैं अगर उसमें करंट लगाओगे तो नहीं लगेगी, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो भैया बैठा है व्यक्ति, और जब बैठा है तो गति के कारण उसमें एक जड़त्व होता है। कौन सा? गति का जड़त्व। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, गति का जड़त्व के कारण अगर रुक जाती है अचानक तो आगे की ओर मुड़ जाते हैं।
अगला है एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसकी स्टोरेज जो क्षमता होती है, देखो ऐसे तो होती है विभिन्न स्टोरेज में आपकी होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रचलित जो आपकी साइज है वो है आपकी 1.44 है ना MB। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर 67 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है। बेमेल कौन सा है, बेमेल कौन सा है, तो आपका दिया है बार्म्स और ट्रोजन हॉर्स, यहाँ पर वायरस दिया है, जावा क्लाइंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माफ करिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा जावा क्लाइंट्स। ठीक है, ये आपका इनमें से आपका अलग हो जाएगा। अगला पूछा गया है एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परिस्थितियों तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। मतलब कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र है और सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लिया जाए और एक बहुत बड़ी यूनिट आपकी बनाई जाए, तो इसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं जैवमंडल। हमने बताया भी है जैवमंडल वही होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि आपका हवा जो होती है, पानी होती है और आपके पृथ्वी है ना ज़मीन, तो उसका कॉमन क्षेत्र ही जो होता है वो आपका होता है जैवमंडल, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि हम लोग किस मंडल पर निवास करते हैं, तो आप वायुमंडल नहीं कहेंगे, ना ही जलमंडल कहेंगे, ना थलमंडल कहेंगे, क्योंकि थल में रहेंगे तो भाई हवा तो हमको मिलती है ना, मतलब वो आपका मंडल होता है जैवमंडल, जिसमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है इसको नियंत्रित करने के लिए देखा जाए तो आपका उचित जो आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्माण करके, गंदे पानी को उपचार करके, मतलब सभी है, ये सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को। अगला है हस्तिनापुर का मुख्य टीला जो आपका है ये आपका कौन सा है। हस्तिनापुर जो आपका देखे होंगे है ना, आपके उत्तर प्रदेश का आपका है। यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आपका पश्चिम बिहार भी है, हस्तिनापुर, हाँ शायद हस्तिनापुर जो आपका है सबसे बड़ा शायद पश्चिम बिहार है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है हस्तिनापुर में जो आपका मुख्य टीला है वो आपका विदुर का टीला है। कौन सा है, विदुर का टीला है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र का है। देखिए उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र का है, तो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है ना, आर्थिक मतलब कहना ना आर्थिक क्षेत्र, तो आर्थिक क्षेत्र जो आपका हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र का है 72 नंबर में। तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में, चारों आर्थिक मतलब कह सकते हैं पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र का है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए जैसे कह सकते हैं कि इसमें से ऑप्शन आपका सी पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र का है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा एक नए प्रकार का है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसे हम आपको बाद में बता देंगे इस प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे इसे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस कारण से। ठीक है, और आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, उस थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें पूरब भी आपका दिया है और पश्चिम में, तो थोड़ा डाउट में लग रहा है, इससे बाद बता देंगे। ठीक है, अगला पूछा गया है राज्य में संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोजन करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है। ये दिया है राज्य में जो संविधान है ना, राज्य में, और राज्य में जो आपको पता है राज्य में जो आपका होता है क्या होता है, तो वो होता है राज्यपाल है ना। क्या होता है, सभी शक्तियों का प्रयोग करना है ना, उनका कार्य कराने का अधिकार जो प्राप्त होता है वो आपके राज्यपाल को, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, बताइए उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो दिया गया है सबसे जो देख सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति आपके कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं ना। और अगला आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है ना। देखो अभी हमने क्वेश्चन भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हस्तिनापुर मिल गया ना, हस्तिनापुर। यहाँ पर आपको बताना है कि हस्तिनापुर जो आपका पड़ता है वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान में जो आपका हस्तिनापुर आपका है या आपके कहाँ पड़ता है, या आपका हस्तिनापुर जो आपका वन्य जीव विहार है कहाँ पर पड़ता है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहाँ पर आपकी नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो आपकी 6:30 बजे से है, जो कि आपकी बीएड की क्लास होगी, जहाँ पर आपको जीके और हिंदी दोनों ही आपको देखने को मिलेगी। साथ में 7:30 बजे आपको हमारे दूसरे चैनल जो कि गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, ठीक है,
चैनल आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरुजी एग्जाम सेंटर सर्च करिएगा। वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको यूपी जीके की शाम 7:30 बजे से आपको क्लास मिलेगी और 9:30 बजे आपको क्लास मिलेगी, जो कि आपकी जीके की और करंट अफेयर की होगी। और यहाँ पर सुबह 7:30 बजे आपको हिंदी क्लास मिलेगी, जो कि हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर मिलेगी, जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड की है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो हिंदी है, यूपी जीके है ना, और करंट है, ये सभी कॉमन होता है। तो पढ़ते रहिए। जितनी हमारी क्लासें हैं सब एक प्रकार से देखा जाए कॉमन क्लासें होती हैं, और ये कॉमन क्लासें आप पढ़ते रहिए। ये मत समझिए कि पीईटी में ये पीईटी का है, ये इसका है, क्योंकि लगभग सब कुछ एक ही होता है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग आइएगा। बीएड की क्लास आज मिलेगी आपको 6:30 बजे से, इसी चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। लिंक आपको दे दी गई है, तो क्लिक करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और 6:30 बजे आप टेस्ट लगा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।